चलिए हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग को जो पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग ही पढ़ना है, लेकिन उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नर्वस कंट्रोल। और उस नर्वस कंट्रोल के आगे और भी बात हम लोग को करना है। तो हम लोग को जो बात करना है आज, तो नर्वस कंट्रोल के रिगार्डिंग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है। अभी तक जो बात किए हैं उसमें मैंने बताया है आपको कि किस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं। पिछले क्लास में बताया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि सांस कैसे लेना है, सांस कैसे छोड़ना है, किस तरीके से हमारा एयर अंदर जाता है, किस तरीके से एयर बाहर आता है। फिर उसमें मैंने मसल्स ये सब के बारे में बताया था कि डायफ्राम किस तरीके से उसमें वर्क करेगा, प्लस इंटरनल कॉस्टल मसल्स। नहीं तो इसमें बताया गया था कि सांस लेने के लिए, इंस्पायरेशन करने के लिए हम लोग का दो मसल्स मेन रिस्पॉन्सिबल है, एक डायफ्राम और दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो के बारे में बताया था, उसी में इंस्पायरेशन करते हैं। फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में बताया था कि जो फोर्सफुल्ली एक्सपायरेशन करेंगे तो उसमें यूज होता है हमारा क्या, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये सब बात हम लोगों ने किया था। हम लोग को बात करना है नर्वस कंट्रोल, कि कैसे हमारा ब्रेन या हम लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो कैसा एक्शन होता है, वॉलेंट्री एक्शन। वो है हमारा वॉलेंट्री एक्शन। तो वॉलेंट्री एक्शन में कैसे हम लोग ब्रेन से इंफॉर्मेशन देंगे, कहाँ से ब्रेन से इंफॉर्मेशन देंगे ताकि हमारा क्या हो जाए, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे आज के क्लास में बात करेंगे। तो हम लोग किस बात करने जा रहे हैं, नर्वस कंट्रोल इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन के रिगार्डिंग। क्योंकि हम लोग अब पढ़ चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो आइए तो ज़रा सा उसको देखते हैं कि ब्रेन से कैसे रिलेटेड है हमारा सांस लेना और सांस छोड़ना। नहीं, सांस जो हम लोग लेंगे और जो सांस छोड़ेंगे वो हमारे ब्रेन से किस तरीके से रिलेटेड है। क्लियर है। तो हमारे जो ब्रेन से रिलेटेड है सांस लेना और छोड़ना, जो हम लोग हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, नर्वस कंट्रोल। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं किसके रिगार्डिंग, नर्वस कंट्रोल, कि कैसे हम लोग नर्व के द्वारा कंट्रोल करते हैं इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन। तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे बच्चों। एक सेकेंड, फाइल खोला नहीं अभी तक। फाइल को क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट बच्चों। नहीं, ये नर्वस कंट्रोल हमारा कैसे होता है, कैसे सांस छोड़ेंगे और कैसे सांस लेंगे। तो हमारा ब्रेन आखिर कंट्रोल कैसे कर रहा है इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन, दोनों के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है कि किस तरीके से हमारा ब्रेन यहाँ पे फंक्शन करेगा, या कह सकते हैं कि किस तरीके से हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल करेगा। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, हम लोग का जो हेडिंग है आज, नर्वस कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग मेन हेडिंग है। और उसी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में हम लोग किसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं, नर्वस कंट्रोल। तो हमारा जो मेन हेडिंग है आज का, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंतर्गत ही आएगा रेगुलेशन ऑफ, यहाँ पे देता हूँ रेगुलेशन किसका, रेस्पिरेशन का, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ से हो रहा है। और इसी में जो हम लोग बात करें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के अंतर्गत हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं,
नर्वस कंट्रोल, नहीं, कि नर्वस कंट्रोल के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। बच्चों, हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम है, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम। तो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम जो होता है कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो आप लिख सकते हो हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम है, रेस्पिरेटरी रिदम, रिदम करने का मतलब एक ड्यूरेशन में जो हम लोग, नहीं, एक ड्यूरेशन में जो हम लोग सांस ले रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, बाय, क्या लिखा जाएगा, नर्वस सिस्टम, बाय द नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम है ये कंट्रोल कौन करेगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सॉरी, नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा जो है कि नर्वस सिस्टम से नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स जो लोकेटेड होता है हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा में। मेडुला ऑब्लंगाटा का पोजीशन क्या है, ये वाला जो पोजीशन है जिसको मैं अभी पकड़ रखा हूँ, मैं अभी दिखा भी दूंगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा। मतलब ब्रेन में इधर बैक साइड, इधर वाला, नहीं। तो हमारा जो न्यूरॉन लोकेटेड है कहाँ पे है, मेडुला ऑब्लंगाटा में। तो हमारा जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो बात करें, तो नर्वस कंट्रोल में किसके द्वारा कंट्रोल होता है, बाय, नहीं, या ऐसे लिखिए, रेस्पिरेटरी रिदम इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ, नाम क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा। याद रखना होगा कहाँ से कंट्रोल होता है हमारा, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा है। तो यहीं से हमारा क्या होता है कि कंट्रोल होता है हमारा रेस्पिरेशन। और यहीं पे जहाँ से कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लंगाटा में, जो कंट्रोल करता है हमारा, नहीं, तो यही कहलाता है, जहाँ से कंट्रोल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या लिखेंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लंगाटा। तो कहाँ पे लोकेटेड होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा में हमारा क्या मौजूद होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर की जो हम लोग बात करते हैं। नहीं, तो रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लंगाटा में होता है। यहाँ पे जो होता है 3 ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है, 3 ग्रुप होता है रेस्पिरेटरी सेंटर का, जो आइडेंटिफाई किया गया, जो हमारे रिदम को कंट्रोल कर रहा है। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है कहाँ पे लोकेटेड है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा में। तो इसी मेडुला ऑब्लंगाटा में क्या क्या चीज़ होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर की जो बात करें, तो उसमें एक होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी, नहीं, ग्रुप भी लिख सकते हैं, हाँ। एक होता है डॉर्सल, दूसरा होता है वेंट्रल, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो होता है, ये दो कहाँ लोकेटेड है, हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा में। लेकिन एक तीसरा भी होता है निमोटैक्टिक सेंटर, जो लोकेटेड होता है हमारे पोन्स में। तो रेस्पिरेटरी सेंटर 3 है। तो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं निमोटैक्टिक सेंटर, न्यूमो निमो न्यूमेटिक सेंटर। तो निमोटिक सेंटर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, आप लिख सकते हो लोकेटेड इन पोन्स। और ये दोनों जो लोकेटेड है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो लोकेटेड होता है,
located in medulla oblongata। ये दोनों मेडुला ऑब्लंगेटा में लोकेटेड होता है, ये चीज़ होता है। अब क्या बताया कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, तो नाम से क्लियर है, आपको पता होगा। मैं हम लोगों का आगे वाला पोर्शन वेंट्रल पोर्शन और पीछे वाला बैक साइड डॉर्सल। तो अगर ऐसे साइड व्यू देखे तो ये वेंट्रल और पीछे क्या हो गया डॉर्सल, और ये लेटरल होता है, आपको पता है नहीं। तो यहाँ पे जो नाम दिया डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, तो मेडुला ऑब्लंगाटा में कहाँ सिचुएटेड होगा, तो डॉर्सल साइड में सिचुएटेड होगा। और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है नहीं, वो कहाँ पे सिचुएटेड होगा, तो आगे के साइड से सिचुएटेड होता है मेडुला ऑब्लंगाटा में। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, तो जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो प्रेजेंट है डॉर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा, तो वहाँ से जो न्यूरॉन आता है, वो न्यूरॉन क्या करता है, बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो रिस्पॉन्सिबल है बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम के लिए, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल, क्या बोलेंगे, बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पी रिदम नहीं, एक जो नॉर्मल जो हम लोग सांस लेते हैं, तो बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम जो है, तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप नहीं। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से जो बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम जो कंट्रोल हो रहा है, तो ये गारंटी है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से सिग्नल किसको जाएगा, तो हमारा जो बेसिक रिदम को कंट्रोल कर रहा था, तो क्या क्या था, तो यहाँ से जो सिग्नल जाता है किसको जाएगा, दो मसल्स को जाएगा, एक डायफ्राम को जाएगा और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप गिव्स इन्फॉर्मेशन किसको किसको देगा, एक डायफ्राम और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स नहीं, ये दोनों को देगा, तभी हम लोग सांस ले पाएंगे। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि डायफ्राम को जब सिग्नल जाएगा तभी डायफ्राम खिंचाएगा, और डायफ्राम खिंचाएगा तभी थोरेसिक केज का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जैसे इंक्रीज होगा वॉल्यूम तभी अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तभी जाके बाहर का एक्सटर्नल जो प्रेशर इन्वायरमेंटल वो ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा, तो 1 to 3 mmHg, तभी जाके एयर हमारे अंदर घुसेगा। और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो जैसा कि बताया मेडुला ऑब्लंगाटा में है, वेंट्रल साइड में है। एक्चुअल में ये जो लोकेटेड होता है वेंट्रो लेटरल साइड बोला जाता है। वेंट्रल मतलब आगे और लेटरल मतलब साइड, मतलब कॉर्नर में। डॉर्सल वाला तो बैक साइड, और वो क्या होगा उसके आगे थोड़ा सा शिफ्ट रहेगा नहीं। तो ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये लोकेटेड होता है आपको वेंट्रोलेटरल साइड में। और ये काम क्या करेगा, वेंट्रोलेटरल साइड में तो है, इसका काम क्या है, तो ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन की जो बात करें नहीं, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा ये। अगर बात करें इट डज नॉट हेल्प इन नॉर्मल रेस्पिरेशन, आप इसमें लिख सकते हो इट डजंट हेल्प इन नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में ये किसी तरह का कोई हेल्प नहीं करेगा, तो फिर किस में हेल्प करेगा, या यूँ कह सकते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन रिमेंस इनएक्टिव। लेकिन यहाँ पे जो है ये कोई रोल प्ले नहीं करेगा नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन ये दोनों काम करवा सकता है, इंस्पायरेशन भी करवा सकता है और एक्सपायरेशन भी नहीं। बट इट रेगुलेट इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बोथ। ये दोनों काम करवा सकता है। तो ये जो दोनों काम कराएगा तो ये क्या करेगा, नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव है, लेकिन ये जब जरूरत पड़ेगा तो ये सांस लेवा भी सकता है और सांस छोड़वा भी सकता है।
तो दोनों काम कर सकता है यहाँ पे जो है। तीसरा जो मैंने बताया निमोटैक्टिक सेंटर, जो कहाँ पे लोकेटेड होगा, पोन्स। पोन्स में भी कहाँ, तो डॉर्सली, डॉर्सल साइड पोन्स का जो होगा। पोन्स अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मेडुला ऑब्लंगाटा के जस्ट ऊपर होता है पोन्स। मेडुला ऑब्लंगाटा के जस्ट ऊपर क्या होता है, पोन्स। तो जो निमोटैक्टिक सेंटर की जो बात कर रहा है, ये कहाँ पे लोकेटेड होगा, पोन्स वाले रीजन में लोकेटेड होगा, डॉर्सल साइड में होगा। और ये जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल इंस्पायरेटरी एरिया को, इंस्पायरेटरी एरिया कहने का मतलब डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को ये मेनली सिग्नल देने का काम करता है। नहीं, ये कंट्रोल करता है स्विच अप पॉइंट इन इंस्पायरेशन। पोन्स किसको कंट्रोल करेगा, ये गिव सिग्नल टू इंस्पायरेटरी एरिया। और ये किसके तरह बिहेव करेगा, तो एक्ट्स एज स्विच ऑफ पॉइंट, स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। निमोटैक्टिक सेंटर किसके तरह काम करेगा, एक्ट्स एज स्विच ऑफ पॉइंट स्विच ऑफ पॉइंट इन इंस्पायरेशन। सांस को रुकवा देगा, जरूरत पड़ने पे ये स्विच ऑफ का काम करेगा। एक लिमिट तक हम लोग सांस ले सकते हैं, नहीं उसको अगर रोकना हो कभी तो कहाँ से हम लोग रोक सकते हैं, पोन्स से रोक सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसी बात को जो मैंने बताया, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में जो बात कर रहे थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से कंट्रोल होना है। मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर है पहले, ठीक है जल्दी करो, कुछ बात और करना है, एक दो पॉइंट और, लगभग हो ही गया है ये। फिर सम अप कर देते हैं समराइज फॉर्म में। तो डॉर्सल वाला क्या करेगा, सांस लेने में केवल इंस्पायरेशन में हेल्प करेगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और जो हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो दोनों काम कर सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। निमोटैक्टिक सेंटर किसको सिग्नल भेजता है, तो आप कह सकते हो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। नॉर्मल या बेसिक जो रिदम होता है, तो वो हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। ये किसके तरह बिहेव करता है, कटअप पॉइंट या स्विच ऑफ पॉइंट। जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो उसमें ये स्विच ऑफ पॉइंट जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कटअप पॉइंट या स्विच ऑफ पॉइंट आप बोल सकते हो, जिसको क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। क्लियर है। चलिए देखिए मैं हटा रहा हूँ इसको। इसको जैसे मैं हटाऊं तो सामने में जो आपको दिख रहा है, सामने में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, तो ये क्या दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा स्केलेटन प्लस साथ में क्या दिखेगा, नर्वस। स्केलेटन के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या दिखना है, नर्वस की हम लोग बात कर रहे हैं, स्केलेटन प्लस नर्वस। प्लस हार्ट भी आपको ऐसे दिख रहा है, नहीं यहीं पे डायफ्राम भी होता, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी होता, तो यहाँ दिखाया नहीं है डायफ्राम। तो फिलहाल कोई बात नहीं है, हम पहले देखते हैं नर्वस में मेडुला ऑब्लंगाटा क्या है, पोन्स कहाँ का पार्ट है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे बारी बारी से क्या करना होगा, मुझे हटाना पड़ेगा। जैसे इसको एक हटाए तो थोड़ा थोड़ा ब्रेन का ये जो है ब्रेन का पार्ट अब निकलता हुआ दिख रहा होगा, फ्रंटल बोन है वो जो मैंने हटाया, वो फ्रंटल बोन है। इसी तरीके से और भी हटा सकते हैं, पेराइटल है, टेम्पोरल है, ओसिपिटल होता है, इथमोइड है, स्फेनोइड है। ये वाला जो बोन होता है ये पेराइटल बोन कहलाता है, नहीं ये लेफ्ट साइड का पेराइटल है। तो इसी तरीके से ये ओसिपिटल बोन है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ओसिपिटल बोन जैसे हटा तो अब मेडुला ऑब्लंगाटा आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यही जो पार्ट दिख रहा है येलो येलो पोर्शन, वो क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये वाला पोर्शन। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पूरा ब्रेन या स्केलेटन पहले हटा ही देता हूँ ताकि क्लियर विजन आए, क्योंकि मुझे अभी स्केलेटन से ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं फिलहाल। तो ये पूरा स्केलेटन सिस्टम जो कवर किया हुआ है, मैंने जैसे हटाया, ये आपका क्या निकल के आ गया है, ब्रेन। ये जो हम लोगों का है ब्रेन, यही होता है हम लोगों का ब्रेन, यही है सोचने समझने का शक्ति है, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम
मेनली यही करता है। ऐसे तो एक और सिस्टम है हमारा नर्वस के साथ साथ इंडोक्राइन। नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिल के हमारे होल बॉडी को कंट्रोल करता है। होल बॉडी को कंट्रोल करने में दो सिस्टम, एक ब्रेन जो सामने में आपको दिख रहा है, और दूसरा हमारा इंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। तो ये है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम जूम आउट करें और थोड़ा ऊपर ले लो इसको, थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो आपको दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट मेडुला ऑब्लंगाटा है, और यही मेडुला ऑब्लंगाटा कंटिन्यू हो जाता है। ये मेडुला ऑब्लंगाटा की जो बात करें तो स्पाइनल कोड यही क्या बनाएगा, स्पाइनल कोड। जैसे अगर मैं पूरा ब्रेन ले आऊँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें अब मैं नीचे वाला जो पोर्शन है हमारा, ये स्पाइनल कोड होता है, नहीं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रेन वाला पोर्शन है, और नीचे वाला क्या है, स्पाइनल कोड। तो ये ब्रेन, ये स्पाइनल कोड, और ये वाला पोर्शन जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा। तो यही मेडुला ऑब्लंगाटा में मैंने बताया डॉर्सल साइड में डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल साइड में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो डॉर्सल मतलब बैक साइड, तो बैक साइड में बेसिक रिदम देगा, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होगा। और वेंट्रोलेटरल, वेंट्रोल मतलब आगे और लेटरल मतलब साइड, थोड़ा सा आगे आके साइड में जो रहेगा, तो वहां से क्या होगा, जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों करवा सकता है। इसके अलावा इसके ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ जो दिख रहा है, ये है पोन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोन्स। तो जैसे मेडुला ऑब्लंगाटा जो है, तो अगर मैं थोड़ा सा ये पार्ट काट के हटा दूं सेलिबेलम का, ये सेपरेशन भी हटा दूं, और हाफ पार्ट ब्रेन का यहाँ पे मैं काट दूं, अब जो दिखेगा ये वाला पोर्शन हमारा है पोन्स। यही पोर्शन क्या है, पोन्स। और नीचे वाला क्या है हमारा, मेडुला ऑब्लंगेटा। नीचे वाला है मेडुला ऑब्लंगाटा, और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, पोन्स। तो यहाँ पे दो पोर्शन आ गया, एक आ रहा है कौन, पोन्स, और दूसरा क्या बता रहा हूँ, मेडुला ऑब्लंगेटा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक हो गया पोन्स और दूसरा क्या हो गया, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो कवर किया हुआ हूँ, इसी को क्या बोल रहे हैं, और इसी में मैंने क्या बोला, क्या होगा, नीमोटैक्टिक सेंटर। नीमोटैक्टिक सेंटर यहीं पे होगा पोन्स में। और ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, यही है मेडुला ऑब्लंगाटा। नहीं, यही मेडुला ऑब्लंगाटा में डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड, दो साइड के बारे में बताया। तो यहाँ पे होगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और आगे आगे थोड़ा सा साइड में, नहीं, तो वहाँ पे होगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो थोड़ा नीचे के साइड दिखाता हूँ, साइड में बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और यही दोनों मिल के हमारा क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके बारे में क्या बताया, इट कंट्रोल किसको कंट्रोल करेगा, बेसिक रिदम। बेसिक, नहीं, या ऐसे ही लिखिए, ये जो कंट्रोल करेगा, नहीं, तो ये कौन क्या कंट्रोल करेगा बच्चों, ये जो हमारा कंट्रोल करेगा, तो जैसा कि मैंने बताया बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम, इट कंट्रोल बेसिक बेसिक रेस्पिरेटरी किसको, रिदम। तो बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम को ये कंट्रोल कर रहा है। वेंट्रल वाले में बोला था कि नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव, नॉर्मली रिमेंस इन एक्टिव रहता है,
बट इट कंट्रोल बोथ, बट इट बोथ, ये क्या करेगा, दोनों को कंट्रोल करने का क्षमता रखता है, दोनों को कंट्रोल करने का ये क्या करेगा, क्षमता रखता है। पोन्स के बारे में क्या बताया, पोन्स किसको सिग्नल भेजेगा, पोन्स जो सिग्नल भेजेगा, तो यहाँ पे पोन्स में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये सिग्नल किसको भेजता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। और मैंने क्या बोला, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहाँ सिग्नल भेजेगा, डायफ्राम में और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में। वो कहाँ सिग्नल भेजेगा, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, वहाँ पे सिग्नल भेजेगा बच्चों। फिर मैंने ये बताया कि पोन्स जो है ये किसके तरह बिहेव करेगा, तो पहले तो एक ये बताया कि पोन्स ट्रांसमिट करेगा सिग्नल किसको, डायफ्राम एंड, या ऐसे लिखे इंस्पायरेटरी एरिया, पोन्स ट्रांसमिट सिग्नल टू किसको, इंस्पायरेटरी एरिया, जो हमारा इंस्पायरेटरी एरिया है उसको सिग्नल भेजने का काम किसका है, पोन्स का। पोन्स किसके तरह बिहेव करेगा, तो मैंने क्या बताया, प्राइमरीली ये कंट्रोल करता है स्विच ऑफ पॉइंट या कट ऑफ पॉइंट को, नहीं, प्राइमरीली इट कंट्रोल, इट स्विच ऑफ पॉइंट, किसका, पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन को यही कंट्रोल कर रहा है, सांस जो हम लोग लेते हैं, तो इसको ये कंट्रोल करेगा। अगर पोन्स से स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा, अगर पोन्स से स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा ना, तो हम लोग का इंस्पायरेशन जो होता है वो लंबा, सॉरी, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में शॉर्टर ड्यूरेशन तक रहता है। क्या मतलब, जब पोन्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा ना तो हम लोग सांस ऐसे लेंगे, तो क्या होगा, सांस लेने में भी कम टाइम लगा, छोड़ने में भी कम टाइम लगा। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, हम लोग जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं किसके लिए, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इफ पोन्स, यहाँ पे जो है पोन्स अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा, नहीं, व्हेन, इतना साउंड किस चीज का है, इरिटेट किए हुए, व्हेन सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा, पोन्स का अगर सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं, पोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ लिखूं, ऊपर लिख दूं, अगर पोन्स से क्या जाएगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, तो ये क्या करेगा, तो इंस्पायरेशन की जो बात करें, इंस्पायरेशन लास्ट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, इंस्पायरेशन जो होगा लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, नहीं, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, इंस्पायरेशन की हम लोग बात करेंगे या शॉर्टली होगा। और अगर वीक सिग्नल जाएगा, अगर वीक सिग्नल जाएगा तो बात पलट दीजिए, पोन्स का ही, नहीं, कमजोर सिग्नल गया, वीक सिग्नल, तो ये लास्ट फॉर इंस्पायरेशन, लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर लॉन्गर, यहाँ छोटा लिख देता हूँ, ड्यूरेशन, ज़्यादा देर के लिए होगा, लंबा लंबा हम लोग सांस लेंगे, नहीं, जैसे जब सिग्नल वीक रहेगा तो ऐसे सांस लेंगे, तो ये क्या है, लंबा लंबा जो हम लोग सांस लेते हैं, तो जब वीक सिग्नल जाएगा तब की बात है, और स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेंगे, नहीं। क्लियर है, मेन होता क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को रीड कर लेता है, कौन, निमोटैक्टिक सेंटर। तो निमोटैक्टिक सेंटर में जो पोन्स है, तो उसमें अगर ब्लड में मान लीजिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है,
अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा है, तो उसको हम लोग को ऑक्सीजनेशन के लिए भेजना है। तो वहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा, जल्दी सांस लो, जल्दी छोड़ो। जब हम लोग दौड़ते हैं या हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा मसल्स ज़्यादा काम हुआ, मसल्स का ज़्यादा काम हुआ, दैट मीन्स वहाँ का सेल जो है वो ज़्यादा काम किया। और अगर वहाँ का सेल ज़्यादा काम किया है तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, एटीपी ज़्यादा बना होगा। एटीपी को ज़्यादा बनाने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कार्बन ऑक्सीजन यूज किया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होगा, ब्लड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को ये क्या करता है, डिटेक्ट कर लेगा। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को ये डिटेक्ट करेगा, सिग्नल भेजेगा स्ट्रॉन्ग, किसको, मेडुला ऑब्लंगाटा में जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इसको बोलेगा तेजी से सांस ले, जल्दी 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 जल्दी, जिसको हम लोग बोलते हैं हांफना। तो हम लोग क्या करते हैं, हांफने लग जाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। एक होता है हेरिंगबर्ग रिफ्लेक्स आर्क, एक होता है हेरिंगबर्ग रिफ्लेक्स आर्क। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लंगाटा से, सॉरी स्पाइनल कोड से, मेनली जो हम लोग बात करते हैं स्पाइनल कोड से, नहीं रिफ्लेक्स एक्शन। होता क्या है, हमारा जो सांस लेते हैं तो फाइनली एयर कहाँ जाता है, एल्वोलाई में। तो एल्वोलाई जब भरेगा तो ये क्या होगा, फैलेगा एल्वोलाई, ये और फैलेगा, ये और फैलेगा। तो जब इस जगह पे, नहीं, इस जगह पे जब एल्वोलाई फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा, तो क्या होगा, अगर ज़्यादा भर जाए तो फट भी जाएगा। तो फटे नहीं, फटे नहीं, लंग्स फट गया तो खेला खत्म। जैसे बलून में हवा भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए, तो एक टाइम आता है कि बलून फट जाता है। तो वही चीज़ है, हमारा लंग्स जस्ट लाइक बलून की तरह, आप हवा भर रहे थे भर रहे थे भर रहे थे भर रहे थे, तो जैसे ये फ्लैट सरफेस होता है ना, तो यहाँ एक स्विच ऑफ पॉइंट होता है, कट ऑफ पॉइंट होता है। वो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो क्या करता है, हमारे लंग्स को अचानक से कंप्रेस करवा देगा हमारा। नहीं, आप सोचिएगा भी नहीं, फिर भी वो करा देगा। जैसे आप अभी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आप सांस लेते जाइए, छोड़िए मत, कंटिन्यूअस लीजिए लीजिए, एकदम ठूस के लीजिए, उसमें लेते जाइए लेते जाइए लेते जाइए, देखिएगा अचानक से सांस आपका छोड़ा देगा, अचानक से लंग्स क्या होगा, हमारा कंप्रेस करवा देगा। तो उसी को बोलता है हम लोग हेरिंग बॉर्ग रिफ्लेक्स आर्क, जो कि क्या करता है कि हमारे लंग्स को रप्चर होने से वो बचा लेता है, कंट्रोल करता है, हमारा हेरिंगबर्ग रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा नर्वस कंट्रोल की मैं जो बात किया तो वो मैंने आपको बता दिया। तो नर्वस कंट्रोल ये चीज़ हो गया, एक रिफ्लेक्स आर्क बताया। अब क्या है कि हमारा बहुत सारा फैक्टर है जो हमारे ब्रीदिंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग पे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जो सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, हम लोग जो सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, तो उसी में हम लोग को क्या देखना है, फैक्टर। तो हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग, कि जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो कैसे ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं, और कौन कौन सा इसमें फैक्टर है जो हमारे ब्रीदिंग को क्या करेगा, अफेक्ट करने का काम करता है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, तो हम लोग जो ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, नहीं, हम लोग जो यहाँ पे ब्रीदिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है रेस्पिरेटरी सेंटर, तो इसी में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग सांस लेंगे बच्चों और सांस जो छोड़ा जाएगा, तो इसी में हम लोग को देखना है फैक्टर इफेक्टिंग ब्रीदिंग, कि कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे ब्रीदिंग को अफेक्ट करेगा, कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे ब्रीदिंग को क्या करेगा, अफेक्ट करने का काम करेगा। ये जो सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग तो यही हो रहा है। तो आपको अच्छे से पता है कि इसमें मेन खेला डायफ्राम का है, यही डायफ्राम, सांस लेने और सांस छोड़ने में। फिर मसल्स वाला इंटरकोस्टल मसल्स। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि फैक्टर, कि कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे सांस लेने को और सांस छोड़ना जो है, या हमारा जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो आप क्या बात करोगे, फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग। तो आइए हेडिंग डालते हैं हम लोग किसका, कि कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे ब्रीदिंग को अफेक्ट करेगा। तो इसी के बारे रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग। चलिए आइए,
तो यहाँ पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीथिंग, कि कौन कौन सा फैक्टर है हमारे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, फैक्टर अफेक्टिंग क्या चीज, सांस लेना सांस छोड़ना, ब्रीदिंग। तो कौन कौन सा फैक्टर है आइए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग में जो हम लोग बात करें। तो इसको बांटा जाता है, जैसे कुछ होता है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में अगर हम लोग बात करें तो ढेर सारा फैक्टर आता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करता है। बहुत सारा फैक्टर है जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करता है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन का। हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो किसके लिए सेंसिटिव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के लिए। हम लोग ऐसे लिखते हैं आवर रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव फॉर आवर रेस्पिरेटरी सेंटर। किसके लिए है, आवर रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव, किसके लिए, सेंसिटिव फॉर CO2 कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के लिए ये हमारा क्या होता है, सेंसिटिव होता है, कि हमारे ब्लड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। नहीं, आपको एक बात बता दूं, जरा सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो हमारे ब्लड में, तो ब्लड में वाटर भी तो है, ब्लड में हमारा वाटर भी तो है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर जाए तो क्या बनाएगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो एसिड हो गया, एसिड बनेगा तो आपको पता है एसिड में H प्लस प्लस H CO3 माइनस में कहानी हो जाता है। कोई भी एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण एसिड क्या होगा, बढ़ जाएगा। एसिड बढ़ने के कारण H प्लस बढ़ जाएगा और H प्लस बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, pH डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर गौर से देखा जाए तो घूम फिर के एक ही बात किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाइए या pH को घटा दीजिए या H प्लस को बढ़ा दीजिए। ये घूम फिर के एक ही बात है ये तीनों। एक चीज और है, मैंने आपको बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ होगा, ग्लूकोज टूटा होगा। ग्लूकोज जब भी टूटेगा तो एटीपी बनेगा, और जो एटीपी बनता है, तो आपको बता दूं हेट्रोट्रॉप में, हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो हमारे बॉडी में अप्रॉक्स 55 से 60% एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस कर जाता है। तो जैसे हीट के फॉर्म में लॉस करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो आप इसी से रिलेटेड है कि हमारा क्या हो जाएगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज किया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड कब इंक्रीज किया, जब ग्लूकोज टूटा है। नहीं, तो हमारा टेम्परेचर भी क्या हुआ होगा, इंक्रीज किया होगा। तो हमारा pH क्या हुआ होगा, डिक्रीज किया होगा। और क्या हुआ होगा, H प्लस क्या हुआ। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। खास बात यह है कि हमारा रेस्पिरेटरी जो सेंटर है नॉट सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड। हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, नोट करके कहीं लिख सकते हो, आवर रेस्पिरेटरी सेंटर इज नॉट सेंसिटिव फॉर इज नॉट, किसके लिए, O2 कंसंट्रेशन के लिए। ब्लड में कितना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है इससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज किया तो हमारा एसिड बढ़ जाएगा, pH घट जाएगा, H प्लस बढ़ जाएगा, इवन टेम्परेचर भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। बच्चों नॉर्मल जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, नॉर्मल जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, तो नॉर्मल ब्रीदिंग की अगर हम लोग बात करें तो लगभग हम लोग 1 मिनट में 14 से 18 बार, नहीं
नॉर्मल ब्रीदिंग जो रेट होता है एक ह्यूमन का, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की जो बात करें तो ये कितना बार होता है? 14 to 18 पर मिनट। ऐसे तो ये नॉर्मल मैंने लिखा, ये एवरेज है, एवरेज की बात कर रहे हैं। क्यों एवरेज बात किए? याद कीजिए मैंने बताया था सांस लेने में 2 सेकंड लगता है और छोड़ने में 3 सेकंड, तो 3 2 5, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से 60 सेकंड में अगर हम 5 से भागा देते तो कितना आया? तो 12 बार ही। लेकिन कहोगे फिर सर बढ़ा के क्यों लिख दिया, 12 लिखना चाहिए था। तो होता क्या है कि जब हम लोग दौड़ते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो तेज हो जाता है, उस समय तो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये एवरेज एक लिखा गया है, एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन की जो बात करें वो कितना सांस लेता है? 14 से 18 बार, 14 से 18 बार पर मिनट सांस लेता है। तो ये हमारा कौन सा केमिकल फैक्टर हो गया? केमिकल फैक्टर हो गया। कुछ फिजिकल फैक्टर भी है जो हमारे ब्रीदिंग के रेट को अफेक्ट करता है। केमिकल फैक्टर के अलावा जो हम लोग बात करें तो हमारा ब्रीदिंग का रेट को इफेक्ट जो करेगा तो कुछ क्या है? फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में जो बात करें तो हमारा जो एक्टिविटी है, जैसे मैं मान लीजिए अभी जो सांस ले रहा हूँ, मान लीजिए 12 बार ले रहे हैं अभी 12 बार ले रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी मैं दौड़ जाऊं तो मालूम चलेगा 1 मिनट में 25 से 30 बार सांस लेने लगे, हाँफने लगेंगे इस तरह से। तो ये जो हाँफने लगेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? बॉडी के फिजियोलॉजी पे, एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है हमारा। तो एक होता है हमारा कौन सा? फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग। जो कुछ फिजिकल फैक्टर है जो हमारे ब्रीदिंग को क्या करता है? अफेक्ट करता है, हमारे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होता है। और उस केस में क्या होगा? हमारा ग्लूकोज तेजी में टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा तो टेम्परेचर हमारा तेजी में बढ़ेगा, ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बढ़ेगा। नहीं, तो ये भी कुछ फैक्टर है। कुछ सेंसरी फैक्टर भी है जो हमारे ब्रीदिंग को अफेक्ट करता है। सेंसरी फैक्टर में अगर हम आए तो एक होता है कैरोटिड आर्टरी, सॉरी कैरोटिड लिवरिंथ। कैरोटिड लिवरिंथ हमारे कैरोटिड आर्टरी में होता है। अभी तक देखो सब कार्बन डाइऑक्साइड को ही पहचान रहा है, लेकिन हमारा एक होता है कैरोटिड लिवरिंथ जो ऑक्सीजन को पहचानता है। ब्लड में अगर ऑक्सीजन का लेवल डाउन जाएगा तो हमारा एक्टिवेट हो जाता है कौन? कैरोटिड लिवरिंथ। और वो हमारा क्या करेगा? ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है और वो इंफॉर्मेशन देगा और तेजी में हम लोग को क्या करेगा? सांस लेवा देगा कि जल्दी जल्दी सांस लो, क्योंकि ब्लड में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। तो हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं, जो हम लोग सांस लेने की बात कर रहे हैं और सांस छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। और जो एयर हमारे बॉडी में गया, जो हमारे लंग्स में गया, तो लंग्स से कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड में जाना है। लंग्स से कहाँ जाना है? हमारे ब्लड में उस एयर को घुसना है बच्चों। तो वो एयर ब्लड में भी घुसेगा हमारा? नहीं, वो एयर कहाँ घुसेगा? हमारे ब्लड में भी घुसेगा। तो नॉर्मली जो हम लोग सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि जो नॉर्मल हमारा गैसियस एक्सचेंज होना है तो वो कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन से। हमारा जो गैसियस एक्सचेंज होना है वो कैसे होगा? सिंपल डिफ्यूजन से गैसियस एक्सचेंज होगा। तो इस बात को अगर आपको समझना है तो मैं एक फिगर बनाता हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स देखने से पहले एक छोटा सा और वीडियो देखिए, उसमें कुछ बात और भी आपको क्लियर होगा। तब हम लोग गैसियस एक्सचेंज देखेंगे कि लंग्स में कैसे हो रहा है। हटा रहा हूँ। तो हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। तो यही है हमारा, जहाँ पे रेस्पिरेशन की हम लोग बात कर रहे थे। तो एयर तो अंदर गया, तो अंदर कहाँ गया? हमारे लंग्स तक जाएगा। लंग्स में, लंग्स से बाहर बाहर आएगा। तो ये सब जो होता है सारा कहानी डिफ्यूजन का है। और कैसा डिफ्यूजन है? सिंपल डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन होता है और सारा कहानी कहाँ तक होगा? तो हमारे लंग्स तक जाएगा, तभी जाके ये होगा। ब्रीदिंग की जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग लंग्स तक पहुंचा दिए। और बात क्या है हमारा? तो जब हम लोग एयर लेते हैं तो नेजल कैविटी होते हुए नीचे आएगा,
आपको पता है सारा बात यहाँ का किया हुआ है। जैसे एयर आएगा तो एयर सब जो आ रहा है तो ये हमारा क्या है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी होते हुए नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, याद आ रहा है? सारा बात आप लोग को बताया हुआ है। तो यही एयर नीचे की ओर आना है, और जब नीचे आएगा तभी हम लोग एक्सचेंज इस सब की बात करेंगे। नीचे कहने का मतलब लंग्स में, लंग्स में कहने का मतलब उसके यूनिट में, लंग्स का यूनिट बोले तो एल्वोलाई में। तो एयर कहाँ तक आना पड़ेगा, एल्वोलाई में आएगा, तभी जाके हम लोग एक्सचेंज की बात करेंगे वहाँ एल्वोलाई के अंदर, कि गैसियस एक्सचेंज होगा। और जो भी गैसियस एक्सचेंज होगा, जो बाहर से ऑक्सीजन गया इंस्पायरेशन में, जो बाहर से ऑक्सीजन गया, तो वो जो है हमारा जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई से जो ब्लड में जाएगा तो डिफ्यूजन के माध्यम से जाएगा। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था तो वो जो बाहर आएगा वो भी किसके माध्यम से आएगा, डिफ्यूजन के माध्यम से ही ब्लड से एल्वोलाई में हमारा क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो गैसियस एक्सचेंज की जो बात करते हैं, तो अब उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारा गैसियस एक्सचेंज कैसे कैसे होगा। तो गैसियस एक्सचेंज को अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं यहाँ पे आप हम लोग जो पढ़ के रखे हैं रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी, उसको याद दिलाता हूँ, उसी में इसको कनेक्ट करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग जो पढ़ के रखे सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर आपको याद हो जो पढ़े थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे हार्ट, याद आ रहा है? थोड़ा और नीचे ले लेते इसको। हम लोग इसी में क्या पढ़े थे, हार्ट। इस तरीके से हार्ट था। ऊपर हम लोग लंग्स बनाते थे, अब हम लोग एल्वोलाई बना लेते हैं। अब आपका एल्वोलाई पढ़ा हुआ है तो मैं यहाँ एल्वोलाई बना लेता हूँ। ये एल्वोलाई की बात कर रहे हैं। ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट में 4 चेम्बर था। इधर वाला चेम्बर राइट ऑरिकल कहलाता था, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यही ना। इधर बाइकस्पिड valve था, इधर ट्राइकस्पिड valve था, ट्राइकस्पिड। उस पर से ब्लड किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है, अगर उसकी बात करें तो इस तरीके से बताया गया था, याद कीजिए। जो ब्लड आएगा इस तरीके से हम लोग बात किए थे, ब्लड इसमें आया था, यहाँ से इधर आया था। नीचे क्या लिख देंगे, बॉडी या सिस्टम, क्या लिखेंगे, बॉडी या सिस्टम। तो हमारा ब्लड जो गया ये इधर से इसमें गया था, बॉडी में, बॉडी में गया, या नहीं तो आप क्या लिख सकते हो, हमारे सिस्टम में गया। बॉडी में गया या हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे सिस्टम में गया। ठीक, अब बॉडी में जो गया ब्लड या सिस्टम में जो गया, तो यहाँ पे होगा सेल, यहाँ पे क्या होगा, सेल। तो ये मान लो ये सेल है। तो मान लीजिए कि ऑक्सीजन अंदर कर दिए हम, तो ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो ये भी देख लो। तो क्या हुआ होगा कि इधर से ऑक्सीजन इधर है ज़्यादा और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है कम, तो यहीं डिफ्यूज़न होता है। तो डिफ्यूजन हुआ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया। आपको पता है लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कहानी होता है, नहीं? तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं, यही अंदर घुस गया। यही जो ऑक्सीजन यूज किया, तो आपको पता होगा कि C6H12O6 ग्लूकोज को तोड़ा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बच्चों, तो यही क्या करेगा, ये ला के कहाँ डाल देगा, राइट ऑरिकल में, सुपेरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा होते हुए, नहीं, और यही ट्राइकस्पिड valve होते हुए फिर इधर आएगा, यही ना, पूरा डबल सर्कुलेशन बना दिया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है, गौर कीजिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो CO2 इसमें आ गया। तो इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, CO2 की हम लोग बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वाला ब्लड, CO2 ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, फिर इधर से जो निकलेगा कौन, CO2 ज़्यादा है, और यही CO2 जो ज़्यादा है यही तो निकाल देगा, क्योंकि यहाँ CO2 कम है, अंदर ज़्यादा बाहर कम। तो यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो यही गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है, हमारा यहाँ पे हेडिंग है गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। तो लंग्स का यूनिट
आपका पढ़ा हुआ है एल्वोलाई, तो यहाँ पे एल्वोलाई मैं दिखा रहा हूँ गैसियस एक्सचेंज नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स, जिसको क्या बोले थे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, शुरू में ही बताया था ये चीज। इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में, मतलब जो बाहर से ये इन्वायरमेंट है, सॉरी ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन आया होगा कहां तक, एल्वोलाई तक, लंग्स का यूनिट एल्वोलाई तक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में जाएगा, CO2 जो जाएगा कहां पे, इन्वायरमेंट में, तो नाक के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा नहीं, और इसी से क्या जाएगा, ऑक्सीजन की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है इन्वायरमेंट एंड लंग्स, इसी को तो बोला गया था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इसी को हम लोग क्या बोले थे बच्चों, अगर आपको ध्यान में हो तो इसी को बोला गया था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये भी डिफ्यूजन से ही होता है नहीं। अब गैसियस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, गौर से देखो, गौर से देखो, एल्वोलाई से कहाँ आ रहा है, ब्लड में, ब्लड वाला पार्ट में आ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये कहलाता है इंटरनल, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो क्या बोल सकते हैं, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वोलाई टू ब्लड, लेकिन इसमें दो पार्ट है, एल्वोलाई टू ब्लड और ब्लड टू, ये भी जो हो रहा है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज, ये भी किसके अंदर आएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन के अंतर्गत आएगा। और सेल के अंदर जो हो रहा है, तो यहां पे चल रहा है कौन सा, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग इन्वायरमेंट से कहां तक घुस चुके हैं, लंग्स तक आ गए। मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है हमारा, वो वाला खत्म हो गया। अब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, और जो गैसियस एक्सचेंज होगा, जो इंटरनल रेस्पिरेशन सब हो रहा है, तो ये मिलली किससे होता है, तो आप लिख सकते हो ये सिंपल डिफ्यूजन से। कैसे हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन। और जहां बोल दे सिंपल डिफ्यूजन, कोई एटीपी का खर्च होने वाला नहीं है। तो खेला चलता है डिफ्यूजन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो खेला यहां चलेगा पार्शियल प्रेशर का, कि पार्शियल प्रेशर कितना है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना है, एक्सचेंज की हम लोग बात करते हैं। सारा खेला पार्शियल प्रेशर का है, जो गैसियस एक्सचेंज जो यहाँ पे हो रहा है। तो पार्शियल प्रेशर का खेला है। तो कैसा पार्शियल प्रेशर भाई, तो हम लोग जो बात करें एल्वोलाई में, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, इसका 104 होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 104 mmHg। जितना भी लिखूंगा सब mmHg में लिखूंगा। और अंदर में यहाँ पे होता है 40 mmHg। कितना होता है, 40 mmHg। किसका, पार्शियल प्रेशर, किसका, ऑक्सीजन का। तो पक्का 104 से 40 की ओर आएगा। अगर ब्लड को रोक दीजिए तो यहाँ 104, तो यहाँ भी 104 हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, ब्लड तो कंटिन्यूअस घुस के निकल लेता आगे। इसका मतलब ये बढ़ रहा है 40 से 50, 60, 70, 80, 90 नहीं, इस तरीके से बढ़ता जाता है। अप्रॉक्स 95 mmHg ऑक्सीजन का हो जाता है यहाँ पे। और यही जो आएगा तो मान लिया जाता है कि यहाँ भी 95 mmHg क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। यहाँ भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 95 mmHg मान लिया जाता है। और यहाँ जब आता है बॉडी में, तो ये भी है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना, 95 mmHg। लेकिन सेल में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पे होता है कम, कितना, तो यहाँ पे होता है अप्रॉक्स 45 mmHg। तो जरा सा देखो 95 से 45 की ओर जाएगा कि नहीं, तो ये ऑक्सीजन चला जाएगा। ऑक्सीजन तो घुस गया अंदर, लेकिन पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इसका होता है PCO2 होता है 45 या 46 mmHg नहीं, लेकिन यहाँ पे होता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। तो जरा देखो यहाँ 46, यहाँ 40, तो
फटाफट फटाफट अंदर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ देखेंगे तो 45 mmHg के आसपास, 46 भी हो सकता है। यहाँ आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो देखा जाएगा, कितना देखा जाएगा, 45 mmHg की बात करेंगे। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ भी होगा 45 mmHg की बात करेंगे, और यही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आया आता गया, तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ 45 mmHg। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 कितना है, 45 mmHg, और इधर है कम, इतना कहाँ है, यहाँ कितना है पार्शियल प्रेशर CO2 का 40 mmHg, तो इसीलिए ना कार्बन डाइऑक्साइड निकल लेगा। तो सारा खेला किसका हो रहा है, पार्शियल प्रेशर का। और जो एक्सचेंज हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, एल्वोलाई की बात कर रहे हैं, जो गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, कहाँ पे बात कर रहे हैं, एल्वोलाई की बात कर रहे हैं। अगर मैं जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं इतना दूर इतने दूर को काट के यहां निकाल के बनाऊं तो देखो क्या बनेगा, कलर सेम ले लेते हैं। तो एल्वोलाई वाला इससे ले लेते हैं, यही ना है, एल्वोलाई का ये है, ठीक। तो एल्वोलाई वाला, तो एल्वोलाई का क्या किसका होता है, एपिथेलियम का बना होता है। एल्वोलाई वाला यहाँ पे क्या होता है बताया था, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगा, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, निमोसाइट फर्स्ट निमोसाइट सेकेंड, निमोसाइट फर्स्ट जो डिफ्यूजन में काम करता है, निमोसाइट सेकेंड जो सर्फेक्टेंट लेसिथिन का सिक्रेशन कर रहा था, नहीं तो यहाँ निमोसाइट फर्स्ट। और मैंने बताया था ये सिंपल स्क्वामस है, एपिथेलियम है। और मैंने ये भी बता रखा आपको कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जब भी आएगा तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आएगा, बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन का ये आने वाला नहीं है। तो ये रेड वाला पोर्शन किसका बनाया, तो इसी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका। अब देखो अंदर में जो ये है, ये तो ये क्या है, कैपिलरी सब होगा, तो कैपिलरी भी तो आएगा। तो कैपिलरी का जो कलर बनाया हूं इससे, ठीक है। तो ये देखो, ये कैपिलरी भी किसका बना होता है, एंडोथेलियम होता है। एंडोथेलियम में भी क्या होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही होता है मेनली, लेकिन हम लोग लिखते हैं एंडोथेलियम है। और एंडोथेलियम जो होगा ये भी बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन का नहीं आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही होता है। तो इसका अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन ये होगा बच्चों, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्लियर है। अब दोनों के बीच स्पेस भी तो है, ये दोनों के बीच ये स्पेस दिख रहा है, ये कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहीं पे मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन का यहाँ पार्शियल प्रेशर कितना बताया, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बताया 104 mmHg, नहीं। और यहाँ पे क्या बताया था अंदर में, यहाँ बताया गया था पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg। तो यही ऑक्सीजन इसको करता हुआ ना आएगा, डिफ्यूजन हाई टू लो, सिंपल डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बताया आपको, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग यहां बताया पार्शियल प्रेशर CO2 का 45 mmHg, और यहां पे कितना होगा 40 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये इधर से इधर जाएगा ना, तो ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है तो यहीं से ना हो रहा है, तो इसी को तो बोलता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये मिला के क्या बोला जाता है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, जिसका थिकनेस की अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का 0.2 mm का होता है। कितना होगा 0.2 mm। कोई आपसे पूछे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसका किसका बना है तो क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल स्पेस, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर एंडोथेलियम।
तब जाके हम लोग बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग को बात करना है कि यहाँ से कहाँ आ गया है, ब्लड में। ब्लड में जो आया है, यही ब्लड के थ्रू अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। तो हम लोग का नया हेडिंग जो होगा क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन ब्लड। लेकिन उसके बारे में बात करेंगे अगले क्लास में। यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं है? समझ में आ गया? क्लियर ना? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको सेव भी कर देते हैं, पहले सेव कर दे। चलिए, ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नोट्स कहाँ मिल जाएगा आपको? टेलीग्राम पे। क्या टाइप करना है? ओम बायोलॉजी क्लासेस। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है?